फिल्टरिंग करनी है हमने और हमने कुछ सर्टेन टास्क परफॉर्म करवाने हैं उससे। सबसे पहला जो एक है, जो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अगर नज़र आ रही है, जो इसमें ये था, तो हमने जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स थे उनको बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड किया था। और यहाँ इसमें अगर आप देख रहे हो तो जितने भी स्मॉलर वाइटिश ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गए, और जो एक लार्जर ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसा वो भी ब्लर हुए हैं, लेकिन स्टिल उनकी प्रेजेंस अभी भी है। तो इस वाले में मेजर इफेक्ट क्या नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ हुई हुई है, क्या हुआ है? नहीं, एवरेजिंग सी हुई हुई है जो, हाँ क्योंकि बिल्कुल जो लास्ट वाला है वो थ्रेशोल्ड है, सॉरी वो ठीक है, वो आप कह मिडल वाला जो है हम अभी उसको देख रहे हैं क्योंकि फिल्टर की आउटपुट वो आएगी मिडल वाली, लास्ट वाला फिर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टेप किया हुआ है। तो एवरेजिंग सी हुई है। अब एवरेजिंग का वैसे इधर से सेंस कैसे बन रही है, क्योंकि आप देखो स्मूथ हो गया है। जो एवरेजिंग का ऑपरेशन है ना वो डाटा को स्मूथ करता है, कि अगर हमारे पास डाटा फॉर एग्जांपल इस तरह है कि 3 3 3 10, ये टोटल नंबर्स थे मेरे पास अगर, और मैं यहाँ सिग्नल्स जो डीएसपी के अंदर है कि अच्छा एक सिग्नल है हमारे पास ये कोई, और हम इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करते हैं इस तरह के, एक 1x3 का फिल्टर है हमारे पास। उसका काम जस्ट ये है कि उसने एवरेजिंग लेनी है, ठीक। तो अगर मैं इस पॉइंट पे एवरेज कर रहा हूँ इन 3 पॉइंट्स की, तो 3 + 3 + 3 / 3 आंसर आया मेरे पास 3, ठीक है। और ये 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एवरेजिंग जिसकी ले रहा है वो बेसिकली एक कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। तो उसमें चेंज नहीं थी, तो एवरेज भी करोगे तो चेंज नहीं है, ऑन एवरेज वही आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम कह रहे हैं इसके ऊपर, जब हम कहें 3 + 3 6 + 10 16 16 / 3 5.3 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम कह रहे हैं तो 10 7 20 20/3 6.6, इस पॉइंट पे जब हम कह रहे हैं तो ये भी 6.6 आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम कह रहे हैं तो 13 / 3 13 / 3 4.3 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आएगा 3, ठीक है। तो अगर आप अब ये जो आउटकम आई है हमारे पास, जो आउटपुट आई है इसकी, इसमें और जो ओरिजिनल है उसमें अगर मेजर डिफरेंस देखो आप, तो जो चेंजेस रिड्यूस हो गई हैं, कि यहाँ पे एक क्लियर चेंज आ रही थी 3 से 10 में, और 10 से 7 में भी कुछ चेंज है, लेकिन 3 से 10 और 7 से 3 2 मेजर चेंजेस थी। तो वो अगर इन दोनों पॉइंट्स को देखो आप, तो वो चेंज अब इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। लो पास फिल्टर का भी हम जो करेंगे हम एक्चुअली जाके फ्रीक्वेंसी में भी, तो एवरेजिंग क्या करता है, एवरेजिंग डेटा को स्मूथ करता है इन द सेंस कि वो देखता है कि कहाँ पे चेंज आ रही है, वो चेंज जो आ रही है जो काइंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी है या एक हायर चेंज आ रही है, उसको वो स्मूथ करने की कोशिश कर रहा होता है, कि उसको क्योंकि एबनॉर्मल सा हो गया है कि बैकग्राउंड से डिफरेंट है या मोस्टली वैल्यू से वो डिफरेंट है, तो एवरेजिंग लेके वो आइदर अगर वैल्यू बहुत लो है तो उसको हाई करेगा, और अगर वैल्यू बहुत हाई है तो उसको लो कर देगा, ठीक। तो इवेंचुअली फिर मेरे पास क्या हो गया कि जो वेरिएशन थी, जो एक्चुअली इसमें वेरिएशन थी, वो वेरिएशन ख़त्म हो गई यहाँ पे, या आइदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या वो बहुत कम हो जाएगी, यानी वो जो डिफरेंस था वो कम रह जाएगा हमारे पास। तो इमेज के सेंस में क्या है कि मुझे वेरिएशन जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं, जैसा ये सारा ब्लैक बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, जहाँ जहाँ भी आपको वाइट कोई ऑब्जेक्ट फील हो रहा है वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि क्लियर डिफरेंस है बिटवीन इंटेंसिटीज़, कि आप ब्लैक से आप बहुत लो इंटेंसिटी से आप किसी हायर इंटेंसिटी पे गए हो, सही। तो और अगर इफेक्ट देखो, अगर लेट्स सपोज ये इस तरह होता है कि 3 से 10 था और फिर मिडल में ये 2-3 10 थे, तो जब मैं इस पॉइंट पे कंप्यूट करता तो वो 10 ही आना था, सही। तो नॉर्मली क्या होता है इमेज में भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें हम नेबरहुड का भी जो हम कह रहे थे कि अच्छा मास्किंग करते हुए नेबरहुड्स ले रहे हैं, तो चेंज कैसे आता है कि मेरे पास इमेज है और इमेज में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो जो मेजर चेंज आएगा वो इसकी बाउंड्री पे आएगा, ये जो सारी बाउंड्री पिक्सेल्स हैं,
इसीलिए वो मुझे एक्चुअली एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट फील होगा, अदरवाइज वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट फील ही नहीं होगा कि अगर आपने नेबरहुड जैसा ही है वो। तो देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन इंटेंसिटीज बिटवीन द बैकग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट जो है मुझे फील हो रहा है, और उसमें भी क्या है कि विद इन ऑब्जेक्ट नहीं डिफरेंस ज़्यादा होगा, जहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे उसकी आउटर बाउंड्री है वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जब हम एवरेजिंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग अफेक्ट कर रही है इसको, कि ये जो चेंज थी, जो एक एडरप्ट चेंज थी, उसको एक्चुअली अगर आप देखो तो उसने उसको फैला दिया है, एक्सपेंड किया है उस चेंज को। उसका इफेक्ट सिर्फ इस पर नहीं आया, उसका इफेक्ट इधर भी आया हुआ है। ये 3 से 3, क्योंकि हम 3 नंबर्स की एवरेज ले रहे थे, पहले इन 3 की ली, फिर इन 3 की ली, फिर नेक्स्ट 3 की, इस तरह चलते यार। तो वो उसने एक्चुअली वो जो चेंज थी, एडरप्ट चेंज थी, उसको एक्सपेंड किया है। उसका एक तरह वो चेंज का एरिया इंक्रीज हो गया और वो रिड्यूस हो गई, ठीक। तो इमेज के केस में क्या होगा कि ये जो एडरप्ट चेंज आ रही थी, ये चेंज एक्सपेंड होगी जब, तो उस तरह आपको बाउंड्री, जो क्लियर बाउंड्री फील हो रही थी यहाँ पे, इस जगह पे ये क्लियर बाउंड्री है इस ऑब्जेक्ट की, तो वो फ्लफी या फजी बाउंड्री हो गई है। तो वो एक्सपेंड हो गया कि आपका नेबरहुड जो था, जो बिल्कुल ही डार्क था, वो उसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई हो गई, और उससे नेक्स्ट वैल्यू जो कि हाई थी वो थोड़ी सी कम हो गई, जिससे यहाँ पे 3 जो है 5.3 पे चला गया और 10 जो है वो 6.6 पे आ गया। तो वो डिफरेंस जो है फ्रॉम दैट 3 और इस तरह हम आ गए, तो ये सारा डिफरेंस कम हो गया। तो जो ऑपरेशन सबसे पहले जब हम इस तरह का काम करना है, स्मूथिंग करनी है, या हम जो चेंज आ रही है उस चेंज को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो जो ऑपरेशन मैथमेटिकल यूज़ होगा वो एवरेजिंग का ऑपरेशन होगा। तो हमने जो मास्किंग से करना है, जो सबसे पहले हम फिल्टर टाइप ऑफ फिल्टर्स कर रहे हैं इसमें, वो स्मूथिंग फिल्टर्स हैं। कि जब भी हमारा एम ये है कि हमने स्मूथ करना है, स्मूथ मीन्स जो चेंजेस आ रहे थे उन चेंजेस को, जो एडरप्ट चेंजेस थी या जो हाई चेंजेस थे उसको रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, और जो फीलिंग है शार्प इमेज की वो स्मूथ सा हमने कन्वर्ट करना है। तो जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो एवरेजिंग का है, सही। अब एवरेजिंग, सिंपल एवरेजिंग क्या है कि आपने जिनकी एवरेजिंग करनी है उनको ऐड करो और उतने नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इमेज में क्योंकि हम कह रहे थे हम मास्क लगा रहे हैं, कुछ 3x3 का है, 5x5 का है, 7x7 का है, तो अगर 3x3 का मास्क मैं किसी पिक्सल पे लगा रहा हूँ और उसकी मैंने एवरेजिंग करनी विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेबर, तो इट मीन्स वो जो 9 पिक्सल्स होंगी सारी की सारी, उन सबको मैं ऐड करूँगा, डिवाइड बाई 9 कर दूँगा, तो एवरेजिंग हो जाएगी ना। कि जैसे अगर इसमें फॉर एग्जांपल मैं इस पिक्सल पे लगा रहा हूँ इसको ना, तो 3x3 का फिल्टर हम लगा रहे हैं, तो उस उधर से जिस पिक्सल पे आप उसको अप्लाई कर रहे हो उधर से 3x3 का पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, या एक्चुअली वो पोर्शन है वहाँ पे, उसके ऊपर एक 3x3 का एवरेजिंग मास्क अप्लाई कर रहे हो, तो क्या वो सारी पिक्सल आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ऐड होंगी, रिजल्ट आएगा। अब अगर आप देखो तो ये 1.106 थी जो सेंटर पिक्सल थी, और वो नेबरहुड के मुकाबले में रिलेटिवली हायर थी, क्योंकि मोस्टली वैल्यूज 99 90s के अंदर है या 100 है, ठीक है। सिर्फ एक वैल्यू है 108 जो इससे लार्जर है या ग्रेटर है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आफ्टर एवरेजिंग इसको रिड्यूस होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली वैल्यूज इससे कम थी, तो ये वैल्यू कम हुई है थी। अब सिंपल एवरेजिंग फिल्टर जो है वो जस्ट ये कि उसके अंदर कोई, हमने कहा था मास्क के साथ 2 चीज़ें एफिलिएटेड है, एक उसका साइज़ और दूसरा उसके अंदर नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। साइज़ का भी इफेक्ट हम देखते हैं कि साइज़ का इफेक्ट क्या होगा, पहले नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स है या वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स क्या होनी चाहिए। मैं सिंपल एवरेजिंग करना चाह रहा हूँ, तो एवरेजिंग मीन्स जस्ट एडिशन और फिर डिवाइडेड बाय दैट नंबर ऑफ सैंपल्स जो भी है। तो अगर मैं 5x5 का फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, तो एवरेजिंग फिल्टर सिंपल वंस हैं सारे, क्योंकि हमने कहा था जब हमने फिल्टर अप्लाई करना है इमेज पे तो कन्वोल्यूशन होनी है। कन्वोल्यूशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। तो हम तो सिर्फ एडिशन कर रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन तो हो ही नहीं रही एवरेजिंग के ऑपरेशन में, तो इट मीन्स इसको मैं 1 रखूँगा ताकि वो सिंपल ऐड हों, सारी जो इसके अंडरनीथ वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ जस्ट ऐड होंगी, ऐड हो गई, उसके बाद क्या उन्हें डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो ये 5x5 का था, तो बेसिकली n स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो n इस केस में 5 है, तो 1/25। तो एवरी पिक्सल वैल्यू जो है वो वेट हुई है 25 से, 1/25। इसीलिए इस केस में जब ये 3x3 था तो 3x3 के केस में ये 9 से डिवाइड किया हुआ है हमने इसको, क्योंकि उसको एंड पे हमने एवरेज करना है 9 से ना, क्योंकि 9 नंबर ऑफ सैंपल्स। तो एवरेजिंग फिल्टर सिंपल सा है कि आपके पास ऑल वंस है और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं वो, तो वो एवरेजिंग फिल्टर बन जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम देखेंगे जब हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी जाएंगे, या जो यहाँ पे कहा था आपने कि ये जो एवरेजिंग फिल्टर है वो एज अ लो पास फिल्टर एक्ट करता है, क्योंकि वो हाई चेंजेस को या नॉइज़ या हाई फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको वो इग्नोर कर देता है, उसको स्मूथ कर देता है। तो वो हम इसको फ्रीक्वेंसी में भी जाके देखेंगे तो एज अ एवरेजिंग फिल्टर अप्लाई करता है। और ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप, ये है कि लास्ट टाइम ये बात हो रही थी कि नॉइज़ हो सकती है इमेज के अंदर, ठीक है। तो जब हम एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं तो हम पहले एवरेजिंग फिल्टर इसलिए भी लगाते हैं कि दफ़ा कि हम उसको स्मूथ करना चाह रहे हैं, इन द सेंस कि अगर मैंने आगे कोई एजेस निकालने हैं या शार्पनिंग करनी है तो नॉइज़ भी एक्सट्रैक्ट होगी, उसको मैं वो स्मूथ कर देना चाहता हूँ पहले से, ठीक। और नॉइज़ की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो रैंडम है, और वो कोई ये नहीं है कि मोस्टली एरिया कवर करती है, वो कहीं पे ज़्यादा इम्पल्सिव नॉइज़ होती है। तो जब आप एवरेज करते हो ना तो वो नॉइज़ एक ऐसी पिक्सल होगी कि जो रैंडम होगी फ्रॉम इट्स नेबर। तो एवरेजिंग ने तो ये करना है ना कि जो चीज़ रैंडम है उसको नेबर जैसा लेके आएगा करेगा, तो इस तरह वो स्मूथ हो जाएगी, यानी नॉइज़ सुप्रेस हो जाएगी कहीं। तो दो मेजर इसके जो आते हैं, एक ये है कि एज अ प्री प्रोसेसिंग स्टेप कर रहे हैं, और सेकंड ये है कि अगर हमने एक्सपेंड करना है ऑब्जेक्ट को, जिस वो लिखा हुआ है कि गैप जो है गैप्स को वो ब्रीच करता है, क्योंकि एक्सपेंड ये जिस यहाँ पे भी ये एक्सपेंड हुआ है ना, ये चेंज जो थी ये इसने अपने नेबर्स पे भी इसका इफेक्ट डाला है। ये नहीं दिखा। अच्छा, तो जब हम अप्लाई करेंगे इमेज पे इसको, तो आउटपुट इमेज जो है वो स्मूदर वर्जन होगा इसका, और मेन इफेक्ट जो पड़ा हुआ होगा वो जो कांस्टेंट एरियाज है ना, जो सिमिलर एरियाज हैं उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। मेजर इफेक्ट वहाँ पे होगा जो बहुत ज़्यादा रैंडम है फ्रॉम बैकग्राउंड। जैसे यहाँ पे ये एक पिक्सल ऐसी है जो रिलेटिवली हायर है, अगर मैं 3x3 के पोर्शन में देखूँ ना तो ये वाली पिक्सल जो आ रही है ये रिलेटिवली हायर थी, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप आउटपुट देखो तो काफ़ी लो होगी है इसके मुकाबले। सिमिलरली और भी हैं जहाँ पे कहीं पे रैंडमली बहुत लो वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो स्मूथ हो रही हैं। अगर इसको भी आप देखो तो इसमें भी वैसे तो एक्चुअली सबका आता है, तो जो आउटपुट है आउटपुट बस स्मूथ हमारे पास ब्लर्ड हो गई है या स्मूथ हो गई कि वो जो चेंज थी रैंडम चेंज वो हमने कम कर दिए। और साइज़ का इफेक्ट क्या होगा कि हम एवरेजिंग कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे हमने 3 के साथ एवरेज की, अगर मैं इसी को 5 के साथ करता तो वो ज़्यादा कम हो जाती, स्मूथ हो जाता, क्योंकि अगेन के जो चेंज है चेंज सिर्फ स्मॉल रीजन के ऊपर होती है। वो अगर वो चेंज कंटिन्यू रह रही है तो ऐसा चेंज फील नहीं होगी, वो यानी चेंज हमें फील सिर्फ वहाँ पे हो रही है जहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हो रही है, उसके बाद अगर वो कंटिन्यू सेम रह रही है तो वो फिर अगेन उसमें चेंज नहीं है। तो जब ज़्यादा एरिया के वो हम कवर करते हुए एवरेज करेंगे तो वो उसमें बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, एक बहुत ज़्यादा जो ब्लरनेस है जो स्मूदिंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। जैसे अगर इसमें देखें ये सेकंड में ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील हो रहा है जो 3x3 का हमने फ़िल्टर लगाया, लेकिन जब हमने 35x35 का फ़िल्टर इस पर लगाया तो ये स्मॉलर बॉक्सेस थे स्टार्ट में, ये इसमें बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे जो स्मॉलर स्टार्ट बाय अल्फ़ाबेट थे तो वो बस थोड़ा बहुत फील हो रहा है, एक्चुअली नहीं है वो ऐसे। और ये वाले भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे ये स्मूथ हो गए हैं, ये मर्ज हो गए विद बैकग्राउंड, क्योंकि मोस्टली बैकग्राउंड जो है वो ग्रेइश है। तो जितना ज़्यादा मैं स्मूथ करता जाऊँगा उतना ये ब्लेंड हो जाएंगे विद बैकग्राउंड, सही है। अब एक एप्लीकेशन है इसकी, या इसका फ़ायदा भी है कि अगर मैं बहुत बड़े के साथ इसको स्मूथ कर देता हूँ, ब्लर कर देता हूँ, तो क्या इवेंचुअली मेरे पास क्या रह जाएगा? फ्लैटन हो गया, ठीक है, लेकिन फ्लैटन हो गया, रिमेनिंग क्या चीज़ रहेगी मेरे पास? मर्ज हो जाएगा विद बैकग्राउंड ना, तो मेरे पास क्या रह गया? सिर्फ बैकग्राउंड रह गया, जो एक्चुअल बैकग्राउंड से वो रह गया। उसको जब मैं ओरिजिनल में से सेपरेट करूँगा तो जो ऊपर उसके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ना वो ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो वो मेरे पास आ जाएंगे। तो बैकग्राउंड एस्टिमेशन का एक सबसे सिंपल वाला वे जो होता है वो एवरेजिंग या स्मूदिंग होती है कि आप स्मूदिंग कर वीडियो के केस में भी जब मैंने बैकग्राउंड एस्टिमेशन करनी होती है तो हम डिफरेंट फ्रेम्स की एवरेजिंग करते हैं आ नंबर ऑफ। अगर मेरा एम लेट्स सपोज ये है कि मैंने ना ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, या मैंने वो रीजन्स देखने हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं जो डिफरेंट हैं, तो क्या करें हम किसी तरह पहले बैकग्राउंड निकाल लें, बैकग्राउंड एस्टिमेट करें कि बैकग्राउंड क्या है। जैसे वीडियो है ना, अगेन कि मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूम का एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ कि अच्छा ये एम्प्टी है। अब उसमें जब भी चेंज होगा इट मीन्स कोई ना कोई पर्सन आया है उसके अंदर,
सही है। तो यहाँ पे वही है कि इसको ब्लर करते जाओ एक बड़े साइज़ के साथ, और इवेंचुअली क्या होगा, ये सारे के सारे मर्ज हो जाएंगे विद बैकग्राउंड। तो हमारे पास जस्ट बैकग्राउंड, एक ग्रेइश बैकग्राउंड आ जाएगा। उसको जब ग्रेइश बैकग्राउंड को ओरिजिनल में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, बैकग्राउंड माइनस बैकग्राउंड, वो चीज़ें तो ज़ीरो होगी जहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड है, और जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो क्योंकि बैकग्राउंड से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे तो डिफरेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है ना आपस में, तो वो ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो क्या होगा कि ये जो ग्रेइश बैकग्राउंड नज़र आ रहा है वो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि बैकग्राउंड माइनस बैकग्राउंड हो रहा है, और बाकी चीज़ें प्रोमिनेंट होके आ जाएंगी। तो उसके बाद सेगमेंटेशन ईजी हो जाएगी मेरे लिए। और अगेन जब हम वीडियोस में भी ये चीज़ कर रहे होते हैं कि हमने ये देखना होता है कि मोशन हुई है, कोई आया है या क्या चीज़ आई हुई है, तो हम बैकग्राउंड एस्टिमेशन के साथ कर रहे होते हैं कि हम नंबर ऑफ़ फ्रेम्स को एवरेज कर रहे होते हैं और फिर हम देख रहे होते हैं कितना चेंज आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो वो जो, और वो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम अपडेट, बैकग्राउंड अपडेट होता जाता है ना, क्योंकि एक दफ़ा एक अगर पर्सन एंटर हुआ है तो बैकग्राउंड अपडेट हो गया, वो एंटर होकर लीव कर गया तो बैकग्राउंड फिर अपडेट हो गया। तो उस तरह वीडियोज़ के केस में क्योंकि टाइम का सिनेरियो भी आ जाता है ना साथ, तो आप उस तरह फ्रेम्स का दे रहे होते हो एवरेज। तो एप्लीकेशंस अगेन यानी कि हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह यूज़ करना चाहते हैं। मोस्टली यही है कि हम उसको अच्छा ब्लरिंग कर रहे हैं, हम नॉइज़ को सप्रेस करना चाहते हैं, हम कोई गैप्स हैं गैप्स को ब्रीच करना चाह रहे हैं, या इवन कि यही है कि हम ऑब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसके साथ। अच्छा, अब फिर क्या होता है कि जिस तरह यहाँ पे भी अब एवरेजिंग होगी, जैसे जैसे हम साइज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने एवरेजिंग की तो स्मूथ हो रहा है डाटा ना, तो स्मूथ तो ठीक है, स्मूथ हो रहा है। अब कई दफ़ा होता है जैसा अगेन अगर मैं उसको एज अ नॉइज़ रिमूवल यूज़ कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा, वो स्मूथ करेगा, और स्मूथ से क्या होगा, आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी जो है वो ब्लर होंगे, और अफेक्ट बाकी चीज़ों पे भी पड़ेगा। नॉइज़ पे तो पड़ रहा है लेकिन बाकी चीज़ों पे पड़ रहा है। तो आप क्या करते हो कि कई दफ़ा ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है या पिक्सल की ओरिजिनल वैल्यू जो है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, या बेसिकली उसका जो बैकग्राउंड के साथ लिंक था ना, एक को रिलेशन सी थी, वो मेंटेन रहे। तो उसके सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम यूनिफॉर्म या ये एवरेजिंग नहीं करते, हम वेटेड एवरेजिंग करते हैं। वेटेड जैसा गॉसियन नहीं होता कि जो हमारे पास सेंटर पिक्सल है उसको सबसे ज़्यादा वेट दो, और जैसे जैसे उससे आप अवे जा रहे हो वेट कम हो रहा है, तो जो उसके इमीडिएट नेबर्स होंगे उनका मेन पिक्सल से थोड़ा कम वेट होगा, उससे जैसे जैसे आप अवे जा रहे हो उनका वेट कम होता है। क्योंकि अब अगेन वीडियो की सेंस में बात करें, अच्छा मैं लेट्स सपोज 10 फ्रेम्स की एवरेज लेता हूँ। अब क्या हुआ, एक बंदा जल्दी से या एक गाड़ी जल्दी से आई, वो निकल गई, अब वो आउट ऑफ दोज 10 फ्रेम्स वो सिर्फ 2 फ्रेम्स में विजिबल हुई होगी। तो जब आप 10 फ्रेम्स की एवरेज ले रहे हो तो ऑलमोस्ट वो निग्लिजिबल होगी, यानी कि आप एवरेज जब ले लोगे तो बहुत ही कहीं पे, जिस तरह पिछले वाले में क्या था कि बस ऐसे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ है जो नीचे, ठीक है। वे अगर आप ये कहते हो कि जो मेरा करंट फ्रेम है उसको वेट ज़्यादा दो, उससे प्रीवियस फ्रेम है उसका वेट थोड़ा सा कम करो, उसके जो वैल्यूज़ उसमें आ रही है ना, उससे प्रीवियस को उससे थोड़ा कम कर दो, उससे प्रीवियस को और कम करते जाओ, तो आप बेसिकली नेबरहुड को या जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो उससे ये होगा कि अगर आपके अभी वाले करंट फ्रेम में ये वो कार पास हुई है या आया है तो वो, और उससे प्रीवियस में भी होगी लेकिन उससे प्रीवियस वाले में नहीं होगी। तो इन दो का आप क्योंकि वेट ज़्यादा दे रहे थे तो बैकग्राउंड जो एस्टिमेट हुआ होगा उसके अंदर वो कार की कंट्रीब्यूशन होगी ज़्यादा। तो सेम यहाँ पे है कि जब मैं एक बड़े साइज़ के साथ एवरेज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ऐसी पिक्सल्स भी आ रहे हैं जो बहुत अवे है, जिसका इसके साथ कोई लिंक भी नहीं बन रहा इस ऑब्जेक्ट के साथ ही, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन आ रही है, इक्वल कंट्रीब्यूशन आ रही है ना, क्योंकि आपने सबको 1 ही रखा और एक जैसा ही डिवाइड कर दिया बाद में। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप कह रहे हो कि अपने वाले को लेट्स 0.9 देता हूँ, फिर 0.05 कह देता हूँ, फिर 0.025 कह देता हूँ, 0.025 और उसके साथ कर, तो वो वेटेड एवरेज हम करते हैं। सेम यहाँ पे कि अगर मैं इस पॉइंट पे कह रहा था, इसको मैं कहता हूँ, मैं इसको 0.5 देता हूँ वेट, इसको 0.3 देता हूँ, इसको यहीं 0.25 देता हूँ, इसको 0.25 और फिर ऐड करता हूँ, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे, जिस तरह ये रैंडम चेंज हो गया था कि 10 से 6.5 पे आएगा, ये इतना नीचे नहीं जाएगा, स्मूथ होगा, लेकिन स्टिल वो जो वेरिएशन थी ना वो कुछ ना कुछ मेंटेन भी रहेगी, वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होगा। तो ये अगेन एवरेजिंग का है कि हम स्मूथिंग जब भी करना चाह रहे हैं या जो चेंज है, चेंज को इग्नोर करना चाहते हैं, उसको ब्लेंड करना चाह रहे हैं विद बैकग्राउंड, तो वहाँ पे स्मूथिंग फिल्टर्स यूज़ होते हैं। तो जो सेकंड इसकी आता है, वो जो शुरू में मैं एग्जांपल दिखाई जिसमें मून वाला था कि उसको हमने शार्प किया हुआ था। अब शार्पनिंग का अपोजिट है फ्रॉम ब्लरिंग। अब इसमें क्या है, वहाँ पे हम खुद से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे ब्लरिंग,
यहाँ पे ये कि आइदर इमेज जो है वो ब्लर्ड है और उसका कंट्रास्ट इंप्रूव करना है, उसको ज़्यादा शार्प बनाना है, या जो ऑलरेडी इमेज है बेशक वो हाई क्वालिटी है सही है, लेकिन उसमें सर्टन चेंजेस को मैं और ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। पीछे वाले में क्या होता है, चेंजेस इग्नोर हो रही थी, वो ब्लेंड हो रही थी विद बैकग्राउंड। अब हम उन चेंजेस को और ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमेज में चेंज कहाँ पे आती है, जहाँ पे कोई एक यहीं बैकग्राउंड ख़त्म हो गया, आप किसी ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहे हैं, कोई एज आ गया है, कोई कॉर्नर आ गया है अचानक से, ठीक है, तो आपको सारा एक जैसा फील हो रहा था कि अगर मैंने 2 पेंट किए हुए, 2 ब्रशेस के साथ पेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे सारा सेम होगा, बाकी सेम होगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगी, जहाँ से आप एक कलर से दूसरे कलर में एंटर हो रहे हो, तो वो एज होता है। तो हमने जब एजेस एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तब हम ये चाहते हैं कि पहले इमेज को ज़्यादा शार्प कर दें। ज़्यादा शार्प करेंगे तो जो चेंजेस होंगी, जो पिक्सल्स के दरमियान चेंजेस आ रही हैं वो और ज़्यादा एम्फेसाइज होंगी, और फिर हम एजेस निकाल देते हैं, ठीक है। तो शार्पनिंग का क्या है कि हम आइदर जो ब्लरनेस है उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, जो चेंज है ऑलरेडी आ रही, जो एजेस हैं एक सेंस में इमेज के, उसको और ज़्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, जब हम रेट ऑफ चेंज कंप्यूट कर रहे हैं, हम एक्चुअली ये देख रहे हैं, अच्छा अब ये काम कर कैसे रहे कि हम पहले ये देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज है कितना फॉर एवरी पिक्सल, हर पिक्सल का अपने नेबर्स के साथ कितना रेट ऑफ चेंज आ रहा है, और वहाँ से हमने वो रेट ऑफ चेंज निकाल लेते हैं, तो उसको हम वापस ऐड करते हैं इमेज में। तो जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ज़्यादा होगा वो ऐड होगा, वो चेंज को और ज़्यादा कर देगा, और जहाँ पे रेट ऑफ चेंज नहीं होगा वो कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो जब हमने रेट ऑफ चेंज निकालना होता है तो उसके साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, यही मैथमेटिकल डेरिवेशन जो होती है, ऑपरेशन जो मैथमेटिकल रिलेट होगा वो डेरिवेटिव्स का होगा। और क्योंकि हम ये डिस्क्रीट डाटा के साथ डिजिटल के साथ डील कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, डिफरेंसेस लेंगे हम, जो डीएसपी में भी देख रहे होते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, इस तरह। तो अगर हमारे पास एक 1 डायमेंशनल डाटा है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो डिस्क्रीट डाटा है, और मैं एक्स पॉइंट के ऊपर इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डिफरेंस या फर्स्ट डेरिवेटिव, तो होगा जो वो पॉइंट जिस पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका डिफरेंस बिटवीन उसका जो प्रीवियस पॉइंट था, ये भी सही है, और यहाँ पे ये है कि उस पॉइंट का डिफरेंस लो उसके नेक्स्ट पॉइंट से, ये फॉरवर्ड डिफरेंस है और ये बैकवर्ड डिफरेंस है। यहाँ पे हम जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसका डिफरेंस ये है फ्रॉम बैकग्राउंड, फ्रॉम प्रीवियस पॉइंट, या आप फ्रेम्स की सेंस में बात करो तो है कि अभी जिस फ्रेम पे हम खड़े हैं तो उसका डिफरेंस ये है उससे प्रीवियस फ्रेम से, और नेक्स्ट वाले में क्या है कि अभी जिस फ्रेम पे खड़े हैं उसका डिफरेंस ये है फ्रॉम नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे डीएसपी में था तो वीडियोस के साथ वही लिंक आता है कॉजेलिटी वाला, इमेजेस के साथ कॉजेलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इमेज तो पूरे का पूरा एक्वायर हुआ है ना। तो आप जिस पिक्सल पे खड़े हो उसका डिफरेंस फ्रॉम नेक्स्ट पिक्सल ले सकते हो, या उसका डिफरेंस फ्रॉम प्रीवियस पिक्सल ले सकते हो, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस दोनों हम ले सकते हैं फॉर इमेजेस। लेकिन वीडियोज़ के सेंस में क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम अभी नहीं आया हुआ तो उसमें हमें बैकग्राउंड को, प्रीवियस फ्रेम्स को ये कंसीडर करना पड़ता है। तो हम दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमने डिफरेंस लेना है, फर्स्ट डिफरेंस। और सेकंड डिफरेंस क्या है कि इसी डिफरेंस का फर्दर अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास पहले एक डिफरेंस आया, इसका जब दोबारा आप लोगे तो ये पॉइंट 2 दफ़ा आएगा जो आपका ये एफ ऑफ एक्स वाला, तो वो 2 आ गया और बाकी उसका प्रीवियस और नेक्स्ट वाला पॉइंट, तो ये सेकंड डिफरेंस है। तो सेकंड डेरिवेटिव या सेकंड डिफरेंस क्या है कि जिस पॉइंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका डिफरेंस आप दोनों डायरेक्शन में कंप्यूट कर रहे हो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है कि अगर चेंज है तो फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो वैल्यू देता है आपको, ठीक है, और अगर कांस्टेंट चेंज है तब भी फर्स्ट डेरिवेटिव नॉन जीरो होगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो है वो जीरो कर होगा अगर चेंज इटसेल्फ कांस्टेंट है। तो वो यही कह रहा है कि अगर चलो इसके दरमियान चेंज थी लेकिन वही चेंज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है तो ज़ीरो आना चाहिए, अदरवाइज़ जो है अगर दोनों डायरेक्शन में चेंज है तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कंप्यूट हो रहा है उसका। तो अब ये जो चीज़ थी ये हुई है 1 डायमेंशन में, तो पहले हम इसी को एक थोड़ा सा देखते हैं, फिर मैं 2D में लेके चलता हूँ इसको किससे। तो फॉर इमेजेस जो है, इमेज तो 2 डायमेंशनल है लेकिन उससे पहले हम उसकी 1D में एक सेंस बना रहे हैं कि मैं इसमें से जस्ट एक रो पिक कर रहा हूँ, पूरा इमेज नहीं पिक कर रहा, ये एक रो जो यहाँ पे ये जो
डॉट एक पड़ा हुआ है, इस डॉट में से भी वो पास होगी। तो हम एक रो पिक कर रहे हैं, ठीक है। उस रो को जब हम प्लॉट करेंगे तो वन डायमेंशनल सिग्नल होगा, क्योंकि एक रो जो है वो सिंपल 1D है ना। तो हमारे पास वैल्यूज़ इसकी कुछ इस तरह थी कि यहाँ पे जहाँ से ये एंटर हो रहे हो आप इमेज में, वैल्यू रिलेटिवली हाई है और वो ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ हुए जा रही है। वैल्यू रिलेटिवली हाई थी, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है। और फिर आप डार्क में एंटर हो गए, ठीक है। वो डार्क में अब यहाँ पे जाके एक पॉइंट पड़ा हुआ था, एक डॉट, वाइट डॉट पड़ा हुआ था। तो वो वाइट डॉट है कि वो एक रैंडम चेंज है कि ये जो एक पीक आ रही है इस वाइट डॉट की, यहाँ पे एक वाइट डॉट पड़ा हुआ था जो ये वाइट डॉट है, ठीक। तो उसकी वजह से ये पॉइंट आया। उसके बाद फिर आप डार्क में आ गए यहाँ पे वापस, और डार्क ही रह रहे, और देन पे ये स्लिट जो आ रही है वो इस तरह है कि जहाँ उसमें एंटर हो रहे हो वो लो है, मिडल में वो हाई है, और फिर वो लो होके वापस आ गई। तो आप काइंड ऑफ थोड़ा इस तरह की ये शेप बन रही है। फिर जो ये लास्ट वाला है ये एब्रप्ट चेंज है कि आप डार्क से हाई में एंटर हो गए, तो वो एक बड़ी चेंज आ रही है। अब डेरिवेटिव्स इस तरह की, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट जो पॉसिबल चेंजेस आ सकती है ना वो सारी कवर हो रही हैं। कि अच्छा कांस्टेंट भी है, उसके बाद चेंज है लेकिन कांस्टेंट चेंज है, उसके बाद एक नॉइज़ आई जो एक रैंडम चेंज हुई, और वो रैंडम चेंज जस्ट फॉर एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम थी, या एक से थोड़ी सी पिक्सल्स के लिए आई, ठीक है। वो फिर कांस्टेंट आ रहा है, और उसके बाद एक एब्रप्ट चेंज आई जो कि अपने आप को मेंटेन रख रही है आगे, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं इसमें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फॉरवर्ड डिफरेंस या बैकवर्ड डिफरेंस जो हमने अभी यहाँ पे देखा कि जिस पॉइंट पे हमने कंप्यूट करना है उसका उसी नेक्स्ट पॉइंट से या उसके प्रीवियस पॉइंट से हम डिफरेंस ले सकते हैं। अब इधर ही अगर मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस कंप्यूट करना है तो क्या होगा, ये फर्स्ट पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगी, नेक्स्ट माइनस दिस पॉइंट 5 - 5 0, इस पे क्या आएगी -1, 4 - 5 -1, 3 - 4 -1, 2 - 3 -1, 1 - 2 -1, 0 - 1 -1, 0 - 0 0 आएगा, 6 - 0 6 आएगा, 0 - 6 -6 आएगा, इस तरह चलेगा, ठीक। तो हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे चेंज आ रही है, उस चेंज के अलोंग नॉन ज़ीरो है, और अगर कांस्टेंट चेंज है तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है वो एक्चुअली जो स्लोप होती है, जो रेट ऑफ चेंज था उसके इक्वल आती है। तो ये नेगेटिव स्लोप आ रही है कि आप डाउन जा रहे हो तो नेगेटिव आंसर आ गया, आप राइज कर रहे होते तो ये पॉजिटिव होता है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है वो ये कि ये नॉन ज़ीरो है, चेंज कांस्टेंट चेंज थी, स्टिल ये नॉन ज़ीरो है, आपको कोई वैल्यू दे रहा है क्योंकि कोई ना कोई चेंज आ रही है। तो ये उसके बाद कांस्टेंट रीजन आया, ज़ीरो हो गया। एक अचानक से एक रैंडम चेंज आई तो वैल्यू रिलेटिवली इस चेंज से बहुत हाई होगी। फिर कांस्टेंट आया, ज़ीरो है। ये बहुत ग्रेजुअल सी चेंज आ रही है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो नॉन ज़ीरो तो है लेकिन रिलेटिवली लो वैल्यू है। फिर कांस्टेंट आया, ज़ीरो। यहाँ पे एक एब्रप्ट चेंज आई, एक हाई चेंज आई तो वैल्यू रिलेटिवली हाई आई, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ने आपको जहाँ हाईलाइट करके दे दिया कि ये वो लोकेशंस हैं जहाँ पे कोई चेंज आ रही है, और वो चेंज कितनी आ रही है वो भी एक तरह है कि ज़्यादा चेंज है या कम चेंज है, ठीक है। सिमिलरली जो है ये उसका प्लॉट है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो दोनों डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपके पास जो है वो और ज़्यादा काइंड ऑफ हायर चेंज को देखना चाह रहे हैं कि चेंज जो आ रही है वो कंसिस्टेंट चेंज है या वो बहुत रैंडम वाली चेंज आती है। तो अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव लेता हूँ, जैसा अगर ये मिडल वाले 5 के ऊपर ले रहा हूँ, तो क्या प्रीवियस पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट ऐड होगा, 5 + 4 9, और -2 टाइम्स करंट पॉइंट -10, तो -1 आ गया। जब मैं 4 पे आया, 4 पे मिडल पॉइंट 4 है, तो 5 + 3 8 -8, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 आ गया। अगर मैं 3 पे इस पर खड़ा हूँ तो 4 + 2 6 और -6 0, इस तरह ही चलेगा। तो हमारे पास ये आएगा। अब अगर इसको हम ऑब्जर्व करें सेकंड डेरिवेटिव को, तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ चेंज, फिर कांस्टेंट चेंज, और फिर एंड पॉइंट ऑफ चेंज। तो स्टार्ट पॉइंट ऑफ चेंज पे नॉन ज़ीरो है, जहाँ पे वो एंड हो रही है वहाँ पे नॉन ज़ीरो है, और अगर एक कांस्टेंट चेंज थी उसके ऊपर वो ज़ीरो है। फिर ये एक एब्रप्ट सी चेंज आई, और इसके ऊपर अगर इसको देखो तो इसने ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव की है, क्योंकि अगर वो पॉइंट जो है, क्योंकि आप उसको डबल वेट दे रहे होते हो ना,
अगर वो पॉइंट अपने नेबर से बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसको आप वेट डबल कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा आएगी उस चेंज की। तो नॉइज़ अगर लेट्स सपोज ये नॉइज़ ही होती तो नॉइज़ के केस में सेकंड डेरिवेटिव ज़्यादा अग्रेसिवली उसको और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा नॉइज़ को, ठीक। और आगे जो था वो एक थोड़ी ग्रेजुअल सी चेंज थी, उसके ऊपर आ गया, फिर ये हाई चेंज है तो आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव अगेन ये बता रहे हैं कि कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। तो हम उसको वो वाले पॉइंट्स हाईलाइट कर, अभी हम सिर्फ इसको प्रोसेस करके वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। अभी इन वैल्यूज़ को आगे एनालिसिस में भी हम यूज़ करते हैं किस तरह, लेकिन अभी ये कि हमारे पास ये आ गया। तो ये डिफरेंट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की एग्जांपल थी। तो ये वन डायमेंशन में। 2D में क्या होगा कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हो गए एक्स एंड वाई, तो वो पार्शियल डेरिवेटिव्स का आ जाएगा कि अगर मैंने एफ ऑफ एक्स वाई इमेज है और इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, या जो अभी हम अज्यूम करते हैं हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है अगर, तो फर्स्ट डेरिवेटिव दो होंगे इसके, एक इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। इसको हम जी एक्स कहते हैं कि हम नॉर्मली ना चेंज के साथ जो इसमें इमेज में वर्ड यूज़ होते हैं ग्रेडियंट का यूज़ होता है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये ग्रेडियंट इन एक्स डायरेक्शन है, ग्रेडियंट इन वाई डायरेक्शन है, ठीक है। तो जब दो डायरेक्शन में हमारे ग्रेडियंट्स आ गए तो इससे हम एक वेक्टर बना सकते हैं एक्चुअली, कि हमारे पास एक एक्स है एक वाई है। तो इन दोनों को करके हमारे पास इवेंचुअली क्या हो रहा है कि एक वेक्टर बन सकता है, और वेक्टर के साथ टू थिंग्स एसोसिएटेड होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट जो हमने कंप्यूट किया यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, उसकी हम मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, उसका हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, जी एक्स स्क्वेयर प्लस जी वाई स्क्वेयर अंडर जो कॉम्प्लेक्स से अगर हमने रियल पे आना कि रियल उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो रियल स्क्वेयर प्लस इमेजिन स्क्वेयर। और अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स को, तो सिंपल ये अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी एक्स प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी वाई, तो वो भी मैग्नीट्यूड दे देता है हमें। और फेज और डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट इनवर्स जी वाई बाय जी एक्स। अब ग्रेडियंट हमें क्या बता रहा है, ग्रेडियंट हमें ये बता रहा है या डेरिवेटिव्स हमें ये बता रहे हैं कि इमेज में चेंज आ कहाँ पे रही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको प्रोसेसिंग वाइज यूज़ करना है, तो जो हम फोटोशॉप को यूज़ करते हैं टू जनरेट स्केची इमेजेस, तो वो यही होता है कि हमारे पास फेस का अगर मैं स्केची इमेज बनाना चाह रहा हूँ तो फेस की मोस्टली टोन जो है वो एक जैसी है, तो वहाँ पे ग्रेडियंट ज़ीरो है। फिर जहाँ पे नोज स्टार्ट हो रहा है, आई स्टार्ट हो रही हैं या फेस ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे आपके ये कर्व्स आ रही हैं सारी, तो वहाँ पे नॉन ज़ीरो होगा, वो वहाँ पे चेंज आ रही है ना, तो आप स्केच बन जाता है, एक एजी सा इमेज आता है। तो वो अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो प्रोसेसिंग करते हुए उसने ये बता दिया कि अच्छा यहाँ चेंज थी, उसको आपने डिस्प्ले किया, आपको स्केची इमेज डिस्प्ले होगा, वो भी हम देखते हैं उसको भी। लेकिन जो एक मेन चीज़ है अगेन एनालिसिस, जिसे हमने पहले रिलेट किया, तो ग्रेडियंट के साथ जो एक एनालिसिस आता है वो ये है कि चेंज हो रही है, ठीक है, मुझे पता चल गया चेंज हो रही है। जैसे ये लास्ट एग्जांपल भी ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी अगर देखें तो उससे सारी चेंजेस बता दी कहाँ कहाँ आ रही हैं। लेकिन अब मैं ये एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड से ज़्यादा की चेंज कब हुई है, कि चेंज तो हो रही है। इसने क्या किया, इसने देखो, इसने यहाँ पे एक ग्रेजुअल चेंज थी उसको भी हाईलाइट किया, स्मॉल सी चेंज थी उसको भी हाईलाइट किया, और उसके साथ लार्जर चेंजेस को भी हाईलाइट किया। तो मैं ये एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कि इमेज में वो कौन सी पिक्सल्स हैं कि जहाँ पे जो चेंज आ रही है वो एक स्पेसिफिक, एक एक्चुअली एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रही है। तो अब वो उसके लिए अगेन मुझे कोई एनालिसिस चाहिए, मुझे कुछ नंबर्स चाहिए। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आपको हेल्प करेगी टू आइडेंटिफाई दोज लोकेशन जहाँ पे जो चेंज है वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो रही है या कोई बहुत हायर चेंज आ रही है कहीं पे, ठीक है। और डायरेक्शन किस चीज़ में हेल्प कर सकती है, डायरेक्शन से किस चीज़ की, जो ये इसकी डायरेक्शन है डेरिवेटिव की या ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन आई थी वो किस में है, यानी जब मैं नहीं लो से हाई वाला, तो वो वाला साइन के साथ आता है, बाउंड्री होगी ना,
अब देखो इस तरह है कि मेरे पास इमेज में जो है चेंजेस जो आ रही हैं वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेंजेस भी आ रही हैं, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं एंगल्स के ऊपर भी, यानी डायगोनल पे भी चेंज आ रही है। और मैं सिर्फ वो एजेस निकालना चाहता हूँ जो 45 डिग्री के ऊपर आ रहे हैं। ठीक, अब आपके पास जो है जो हॉरिजॉन्टल एजेस आ रहे थे या वर्टिकल एजेस आ रहे थे या डायगोनल एजेस आ रहे थे, उनकी मैग्नीट्यूड हो सकता है एक जैसी हो, क्योंकि चेंज आ रही है वो एक जैसी चेंज आ सकती है। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा, मैग्नीट्यूड आपको हॉरिजॉन्टल एजेस भी दे देगा, वर्टिकल एजेस भी दे देगा, डायगोनल एजेस भी दे देगा 45 वाले भी। तो फिर आपको ये देखना है कि जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है वो एक्चुअली किस डायरेक्शन में हो रहा है, किस एंगल पे चेंज आया है। वो अभी क्योंकि 2D हमने अभी सही से देखा नहीं है, तो अभी वो मैं करता हूँ तो वो आएगा कि 2 डायमेंशनल में हमारे पास एक्स डायरेक्शन आ गई, वाई डायरेक्शन आ गई, हमारे पास एक वेक्टर बना, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई, वेक्टर की डायरेक्शन आ गई। मैग्नीट्यूड हेल्प कर रही है कि चेंज कितनी हाई है, और डायरेक्शन हेल्प कर रही है कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रही है। ठीक है, और डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है कि जैसा पर्सन मूव कर रहे हैं, ठीक है, मोशन हो रही है उनकी, वो मूव कर रहे हैं। अब वो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्राउड जो है, क्राउड नॉर्मली बिहेव कर रहा है या क्राउड में कोई अचानक से कोई उन्हें कोई बिल्कुल यानी कि कोई जैसा ब्लास्ट हुआ है, लेट्स सपोज कुछ भी है, तो वो रैंडमली मूव होना शुरू हो गया। ठीक है, तो वो मोशन जो है, मोशन के साथ दो चीज़ें आ गई ना, एक अमाउंट ऑफ मोशन और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो भी चेंज है ना आपकी। तो अब अगर वो डायरेक्शन, और या मैं रोड पे ये देखना चाह रहा हूँ कि जो ट्रैफिक जा रही है वो नॉर्मल ट्रैफिक है या कोई एक्सीडेंट हुआ है ना, तो नॉर्मल ट्रैफिक का फ्लो जो होगा वो एक डायरेक्शन में, एक नॉर्मल फ्लो चल रहा है, तो डायरेक्शन मुझे हेल्प कर रही है वहाँ पे। अगर जो वो मोशन वेक्टर्स या जो चेंज थी वो इनवर्ट्स हो जाती है, या वो आप वो मल्टीपल डायरेक्शंस में पॉइंट करना शुरू कर देते हैं, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ एबनॉर्मलिटी हुई है, वहाँ पे कुछ बिहेवियर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर से चेंज हो गया। तो एनालिसिस में वो चीज़ मुझे हेल्प करती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो था वो ये है कि हम उसको एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में ले रहे हैं। इसको मैं एक चीज़ रहने देता हूँ क्योंकि इस पर हमने आना है। सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, अगर इसी का सेकेंड डेरिवेटिव मैंने लेना है, तो सेकेंड डेरिवेटिव अगेन एक्स डायरेक्शन में एंड वाई डायरेक्शन में होगा। अब इससे रिलेट करते हुए हीट इक्वेशंस का एक जो बेसिक थ्योरी एक आती है कि आप ये जो सेकंड चेंज निकाल रहे हो, इसकी जो इक्वेशन बनती है, जो एक्चुअली लेप्लास जो है, जब वो हीट इक्वेशंस को स्टडी कर रहा था तो उसमें जो आ रहा है आपके पास वो ये है कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका कोई वेरिएबल ऐसा है, फंक्शन ऐसा है जो दो वेरिएबल्स पे कंसिस्ट करता है, तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करता होगा, उनको ऐड करके एक्चुअली हमारे पास जो चेंज है, टोटल चेंज है, वो आ रही है। सही, तो ये क्यों इसने लैप्लास ने स्टडी किया था, इसको हम अभी जो करने जा रहे हैं इसको लैप्लासियन फिल्टर कहते हैं। तो इमेज का अगर मैंने सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो ये जो उसके साथ ये लिंक बनता है, जो फिल्टर जो बनता है वो ये लैप्लासियन फिल्टर होगा। अब अगर वही जो इक्वेशन हमने 1 डायमेंशन में लिखी थी वही 2 डायमेंशन में क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ओवर पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाई। जो अभी हमने इक्वेशन लिखी थी वो 1D में थी, जो पहले लिखी थी उसमें y नहीं था ना, तो अभी हम क्योंकि x में ले रहे हैं तो x चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा। सिमिलरली जो सेकेंड डेरिवेटिव इन y डायरेक्शन एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1। तो हमने इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, नहीं वो देखो चेंज जो है, चेंज आप कंप्यूट कर रहे हो दिशा यहाँ पे ये करके, इसको आपने कहा था ये जी एक्स है, ये जी वाई है, ये एक्चुअली कैसे कंप्यूट हुआ था, एफ ऑफ एक्स माइनस 1, इसकी अगर इक्वेशन आप देखो एक्स वाले केस में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई ये था, और इस वाले केस में क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई।
तो ये तो इक्वेशन थी जिससे हमने नोटेशन दे दी कि ये जी एक्स है और ये जी वाई है। जैसे यहाँ पे भी अभी मैंने सिर्फ 2 ये कंप्यूट किए हैं, और वो चेंज का हमने फर्दर एनालिसिस के लिए हम 2 पैरामीटर्स एक्सट्रैक्ट करें जो मैग्नीट्यूड एंड फेज़ है। लेकिन अभी पहले हमने यही चेंज, ये जो जी एक्स जी वाई थे, ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए कंप्यूट करने। तो हमारे पास ये आया, और जो ये लैप्लाशियन फ़िल्टर है उसमें क्या है कि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो जो टोटल चेंज है वो इन दोनों का सम है। तो जब हम इन दोनों को सम कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस 1 वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 वाई प्लस एफ ऑफ वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 1, और इसके साथ आएगा -4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वाई। इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया है, तो ये -2 और ये -2 -4 हो गया, बाकी 4 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे। तो ये इक्वेशन बनी हमारी सेकंड डेरिवेटिव की फॉर 2 डायमेंशनल डाटा। अब हमने इमेज के ऊपर ये अप्लाई करना है। अब एक तो तरीका ये है कि मैं बैठ के ये कैलकुलेशन करूँ और उसके हिसाब से वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँ और उनको ऐड करूँ, और फिर उस पिक्सल के लिए मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। सेकंड ये है कि हमने जो अभी फिल्टरिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अगर मैंने ये टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे कोई ऐसा मास्क बनाना है जो ये काम कर सके। सही, तो हमने शुरू में नेबरहुड का कॉन्सेप्ट किया था कि अगर मेरे पास एक जो अभी करंट पॉइंट है वो एक्स वाई है, जिस लोकेशन में मैं अभी खड़ा हूँ एक्स वाई है, तो उसके साथ हमने एक्स, क्योंकि एक्स इस डायरेक्शन में था, वाई इस डायरेक्शन में था, तो हमने पॉइंट्स बनाए थे। ये था एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1, ये था एक्स प्लस 1 वाई प्लस 1, ये इसमें एक्स माइनस 1 वाई, एक्स प्लस 1 वाई, एक्स वाई माइनस 1, एक्स वाई प्लस 1, एक्स माइनस 1 वाई प्लस 1, एक्स प्लस 1 वाई माइनस 1। तो ये हमारे पास 9 पॉइंट्स बनते हैं ना इस तरह। तो अगर उस इक्वेशन को आप देखो तो एक्चुअली 9 लोकेशंस के वो कोफिशिएंट्स दे रहा है मुझे। वो ये कह रहा है कि जो एक्स वाई है, जो एक्स वाई है वो विद -4 है, एक्स प्लस 1 वाई, एक्स प्लस 1 वाई विद 1 है, एक्स माइनस 1 वाई विद 1 है, एक्स वाई प्लस 1 इस पे भी 1 है, एक्स माइनस 1 इस पे भी 1 है, और बाकी जो नहीं है वो 0 है। तो ये हमारे पास एक 3/3 का मास्क बन गया है। तो गिवन एनी इक्वेशन, जिससे हमने पहले मास्क बनाया था, हमने कहा था एवरेजिंग फिल्टर करना है। एवरेजिंग में हमें था कि सबको ऐड करना होता है, और जो है उसके बाद जो टोटल नंबर है जिनको ऐड करें उसे डिवाइड करना है। तो डेरिवेटिव्स में अगर हम बात करें तो ये चीज़ है जिसको हम करना चाह रहे हैं। आप डिस्क्रीट मैथ कर रहे हो, और डिस्क्रीट मैथ्स में आप 2 वेरिएबल्स के साथ जो भी इक्वेशन बनाते हो, उस इक्वेशन को बाद में आप एक मास्क की फॉर्म में लिख सकते होते हो। ठीक है, अब वो मास्क का साइज़ कितना होगा वो डिपेंड करता है कि आपके कितने डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप देख रहे हो 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का डिफरेंस है और 1 का डिफरेंस है। इधर आप 1 पॉइंट आगे जा रहे हो या 1 पॉइंट पीछे आ रहे हो, तो वो क्योंकि 1 दोनों डायरेक्शन में आ रहा है तो ये 3/3 का बनेगा। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे होता है x प्लस 2, तो x डायरेक्शन में वो 2 तक जाता है, यानी -2 से +2 तक जाता है, तो रेक्टेंगुलर शेप बनती। और अगर y में भी -2 + 2 होता है तो 5/5 का बन जाता है। तो वो साइज़ जो आता है वो इससे पता चल रहा है कि कितने डिफरेंस फ्रॉम इक्वेशन। अगर मैं इक्वेशन से इधर आ रहा हूँ और गिवन एनी मास्क, उससे इक्वेशन अगर बनाते हैं तो इस तरह बनती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स लिंक होते हैं उसके साथ। ठीक है, तो हमने लैप्लाशियन से अगर हम गए हैं तो उससे जो मास्क बना ये लैप्लाशियन मास्क है। अब इसको अगर इमेज पे मैं अप्लाई करूँगा वो उसका सेकेंड डेरिवेटिव देगा। ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में होगा तो टोटल उसका सेकंड डेरिवेटिव लेगा इन एक्स एंड इन वाई डायरेक्शन। बिल्कुल वही, यानी आपके सिर्फ नंबर चेंज हुए हैं। अब ये नंबर चेंज हुए हैं, कन्वोल्यूशन का ऑपरेशन तो वही है, जस्ट नंबर चेंज हुए हैं। तो इसकी जो आउटकम आएगी वो स्केची आउटपुट आएगी, वो क्योंकि इसने कांस्टेंट के लिए 0 देना है, और जहाँ पे चेंज आ रही होगी वहाँ पे ये नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा। अगर आप इसको इसके कोफिशिएंट्स को सम करो तो वो सम आ रहा है 0,
तो अगर मैं इसको एक कांस्टेंट एरिया पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सारे वन जहाँ पे सारे वंस हैं, फॉर एग्जांपल इसके नीचे अंडरनीथ इस वक्त सारे वंस हैं, तो ये -4 हो गया, ये 1 1 1 1 +4 आ गया, तो ये आया आपके पास। तो फॉर कांस्टेंट जो है इसको 0 देना चाहिए था, तो डेरिवेटिव मास जो भी होगा उसका सम ऑलवेज 0 होगा, उसके कोफिशिएंट का सम, क्योंकि उसको कांस्टेंट रीजन के लिए 0 रिटर्न करना चाहिए था, ठीक। तो ब्लैक, हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे हमारे पास, इसे मैं कह रहा हूँ स्केची इमेज बनेगा हमारे पास शार्प इमेज नहीं आएगा। शार्प जो है वो बात की बात है, वो अभी देखते हैं। जैसे मैं किया था कि जब हम शार्प करना चाह रहे हैं तो हम पहले ये देखेंगे एक्चुअली चेंजेस है कहाँ पे, इसलिए हमें ये बता रहे हैं चेंजेस है कहाँ पे, तो ये स्केची इमेज आएगा, क्योंकि मोस्टली तो कांस्टेंट होता है, बैकग्राउंड सारा एक जैसा होता है, तो वो सारा 0 हो जाएगा। सिर्फ जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहे हो या उससे लीव कर रहे हो वहाँ पे चेंज आती है, क्योंकि अगेन विद इन ऑब्जेक्ट मोस्टली वैल्यूज एक ही जैसी होती हैं, तो आपके पास वो रीजन्स आ जाएंगे सारे। अब उसको जब ओरिजिनल में मैं ऐड करूँगा वापस, तब मेरे पास इन्हेंस्ड इमेज आएगा शार्प, क्योंकि आपने चेंजेस को फर्दर ऐड किया, वो अभी वो बताता हूँ मैं उसको किससे। अच्छा, इसमें एक इशू है, इसमें हमने जो चेंज की है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ली है और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ली है, ये जो है डायगोनल चेंजेस नहीं ले रहा। तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे फर्दर वो उसको यूज़ किया, और अगर मैं इसी में ही, क्योंकि अभी हमने क्या किया, हमने वाई डायरेक्शन में चेंज दी और एक्स डायरेक्शन में चेंज दी, अगर यही सेकंड डेरिवेटिव के मैं इस पॉइंट पे कंप्यूट करना चाहता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस डायरेक्शन पे सेकंड डेरिवेटिव की इक्वेशन क्या होगी? टू टाइम्स तो ये आएगा ना, मिडल वाला, -2 टाइम्स f of x y प्लस तो ये इस डायरेक्शन में आई, और इसी तरह अगर हम ये दूसरी डायरेक्शन में कंप्यूट करना चाह रहे हैं इसमें, तो हमारे पास जो पॉइंट है f of x - 1 y + 1 -2 टाइम्स f of x y प्लस f of x + 1 y - 1। तो हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस बन गई। 2 इक्वेशंस वो थी जो x एंड y डायरेक्शन में थी, उसके बाद ये दोनों डायगोनल्स में आ गई। तो अगर हम इन 4 इक्वेशंस को ऐड करते हैं सबको, तो ये जो हमारी ये जो इक्वेशन थी जिससे हमने मास्क बनाया था, ये अपडेट हो जाएगी। तो इसकी जगह क्या आएगा अभी हमारे पास, ये इसके 8 नेबर सारे आ जाएंगे अभी, f of x - 1 y - 1 प्लस f of x - 1 y प्लस f of x - 1 y + 1 प्लस f of x y - 1 प्लस f of x y + 1 प्लस f of x + 1 y - 1 प्लस f of x + 1 y प्लस f of x + 1 y + 1। ये तो 8 पॉइंट्स आ गए, ये सारे 8 पॉइंट्स, और ये जो मिडल वाला है ये -8 टाइम्स, क्योंकि 4 इक्वेशंस थी हमारे पास, ठीक है। अब इससे जो मास्क बनेगा, अगर कि सारे इसके 8 नेबर्स हैं वो 1, इन सब के साथ कोफिशिएंट 1 है, और -8 टाइम्स सेंटर कोफिशिएंट, सेंटर वाला जो पॉइंट है, तो अगेन इसका सम 0 है। लेकिन ये डिफरेंट है इससे इसलिए कि ये अब इन ऑल डायरेक्शन चेंज कंप्यूट कर रहा है, ठीक है, कि इसमें डायगोनल चेंजेस भी हाईलाइट हो, ज़्यादा क्लियरली हाईलाइट होंगी। वो भी थोड़ी बहुत डायगोनल निकालनी थी उसने, लेकिन ये ज़्यादा एग्रेसिवली निकालेगा डायगोनल चेंजेस। हाँ, ये सेकंड डेरिवेटिव ही है ना। नॉर्मली ना ग्रेडियंट का जो, वैसे ग्रेडियंट डेरिवेटिव के साथ लिंक होता है, लेकिन ग्रेडियंट हम ज़्यादातर फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेडियंट कह रहे होते हैं, ठीक है।
तो ये जो है सेकंड डेरिवेटिव ही है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव यूज़ किया ना इक्वेशन। जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें तो ये इनके पार्ट नहीं थे ना जो। हाँ नहीं थे ना, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि x और y दो वेरिएबल हैं, तो x डायरेक्शन में ले लिया, y डायरेक्शन में ले लिया। अब जिन डायरेक्शन में लिया उसमें एक्चुअली x भी वेरी कर रहा है, y भी वेरी कर रहा है, तो इस वो एक्स्ट्रा हमने ऐड किए हैं। सिर्फ वो डेरिवेटिव की जो बेसिक प्रॉपर्टी थी कि किसी भी डायरेक्शन में यूज़ करना है तो उसकी डिफरेंस इक्वेशन ये बनेगी, तो उसी को बस यूज़ करते हुए की है। तो इन दोनों में एक और डिफरेंस है कि अगर मैं ये इमेज पे अप्लाई करता हूँ उसकी एक आउटपुट आती है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं 45 डिग्री रोटेट करता हूँ, इस वाले को। अगर मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा ये वाला जो है, ठीक है। अब इसको इमेज पे अप्लाई करूँगा तो इसकी आउटकम और इसकी आउटकम दोनों सेम होंगी। यस सर, तो डिपेंड करता है ये किस डायरेक्शन में चेंजेस ले रहा है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चेंज। वेयर ये जो है डायगोनल पे 45 और -45 पे, तो ये 45 और -45 एंगल्स के ऊपर जो एजेस होंगे ना उनको ज़्यादा हाईलाइट करेगा, वो जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एजेस को हाईलाइट करेगा। तो ये जो फिल्टर है, ये वाला जो बना था, जो हमने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से निकाला था, ये आइसोट्रोपिक नहीं है। आइसोट्रोपिक यानी जिससे आपने वो नहीं पढ़ा, टाइम इनवेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि आप एक सिग्नल है और उसको एक इनपुट दिया एक सिस्टम में, उसकी एक आउटपुट आई। अब उसी सेम इनपुट को किसी और टाइम पे आप देते हो तो उसको अगर सेम आउटपुट वो दे रहा है तो इट मीन्स वो टाइम इनवेरिएंट है ना, या डिले करके देते हो आप वो सेम आउट। तो आइसोट्रोपिक रोटेशन इनवेरिएंट होते हैं, जो रोटेशनल इनवेरिएंट होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं कि अगर एक मास था उसको अप्लाई किया, एक आउटकम आ गई, उसी मास को किसी एंगल पे रोटेट किया और अप्लाई किया और सेम आउटकम आई, तो इट मीन्स वो रोटेशनल इनवेरिएंट है, तो वो आइसोट्रोपिक वाला आएगा। तो जो फर्स्ट वाला है ये 45 डिग्री के ऊपर आइसोट्रोपिक नहीं है, ये रोटेशन इनवेरिएंट नहीं है 45 डिग्री पे, 90 पे है, क्योंकि 90 पे मैं कर दूंगा फिर अगेन घूम के उसी तरह ही हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बन जाएगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बन जाएगा, तो हो जाएगा। वेयर ये जो सेकंड वाला है ये रोटेशनल इनवेरिएंट है, क्योंकि आप इसको जिस तरह मर्जी रोटेट करो उसने वही रहना है और उसकी आउटकम वही रहेगी जो ओरिजिनली थी उसकी, ठीक है। ये वाला अब अगेन वो ये वाला आंसर वो वाला है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एजेस निकालना चाहते हैं देन फर्स्ट वाला ठीक है, लेकिन अगर हम सारे एजेस जितने जिस भी डायरेक्शन में आ रहे हैं और सेकंड डेरिवेटिव से निकालना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए ये हेल्प करेगा हमारी, ठीक। अच्छा, तो सेकंड जो 2 डायमेंशन में हम देख रहे हैं, तो फर्स्ट जो है वो लैप्लाशियन वाला है कि ये जो इसकी इक्वेशंस थी उसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में हमने कंप्यूट किया और हमारे पास जो है एक मास बन गया। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि फ्रॉम डिफरेंस इक्वेशन एनी डिफरेंस इक्वेशन मास बन सकता है और मास से कोई भी डिफरेंस इक्वेशन बन सकती है, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट है जो पूछा जा सकता है। तो हमारे पास इवेंचुअली जो है, अच्छा पहले ये हमारे पास ये आ रहा है और अगर हम इसको डायगोनली भी कंप्यूट करें तो टोटल हमारे पास 8 ऑप्शंस बन रहे हैं, 4 ऑप्शंस बन रहे हैं। डिफरेंस क्या है इन 4 फिल्टर्स में, हमने जो भी बनाए हैं वो टॉप वाले 2 बने हैं ना, तो नीचे वाले 2 कब बनेंगे? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक में जो सेंटर पिक्सल है वो पॉजिटिव है, एक में सेंटर पिक्सल नेगेटिव है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला था, हमने जो ये यूज़ किया ये फॉरवर्ड डिफरेंस था। इन फॉरवर्ड डिफरेंस जो करंट पॉइंट होता है वो विद नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, उसी से हम सेकंड डेरिवेटिव पे कहते हैं। इसलिए करंट पॉइंट जो है मिडिल पॉइंट जो है विद नेगेटिव साइन है, और अगर हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करते हैं उसमें जो जिस पॉइंट पे हम खड़े होते हैं विद पॉजिटिव साइन आता है, उसका सेकंड डेरिवेटिव में भी वो वाला पॉइंट पॉजिटिव आएगा। तो ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड डिफरेंस से आई हुई है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस से आई हुई है, और काम ये कि जैसा करेंगे दोनों। अच्छा, जब इस पे इमेज पे अप्लाई करेंगे तो आउटपुट आपकी शार्प आउटपुट नहीं आएगी, आउटपुट स्केची आउटपुट आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हो आप। डेरिवेटिव ने तो सबको ही ख़त्म कर देना है ना, सिर्फ उसने रखना है उसको एक जहाँ पे चेंज थी, जहाँ पे भी कांस्टेंट था वो सारा ख़त्म हो गया। तो जहाँ जहाँ भी सारा कांस्टेंट था वो तो सारा ही ख़त्म हो गया। तो आपका आउटकम जो आ रही है वो स्केची आउटपुट आ रही है, जहाँ सिर्फ जो चेंज वाले एरियाज हैं वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर मेरा एम ये था कि मैंने इसका शार्प वर्जन क्रिएट करना था, तो और ये ब्लड था,
और शार्प वर्जन करना चाहता था। तो मैंने जब डेरिवेटिव लगाया तो उससे मुझे चेंजेस वाली, उससे मुझे वो एरियाज बता दिए जहाँ पे चेंज आ रही है। बाकी अब ये इमेज जो है ये मोस्टली ज़ीरो है और इसमें नॉन ज़ीरो वैल्यू से वहाँ पे जहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। तो जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो मोस्टली तो ज़ीरो ऐड हो रहे हैं, इन बैकग्राउंड ज़ीरो ऐड हो रहा है, उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, तो जहाँ पे चेंज आ रही थी वो चेंज ऐड होगी, वो बूस्ट हो जाएगी। तो आप चेंज को बूस्ट कर रहे हो, उसको और ज़्यादा इनहेंस कर रहे हो, तो उससे जो आउटकम आएगी, यानी जब उसको फर्दर हम ऐड करेंगे तो जो आउटकम आएगी वो इनहेंस्ड वाली आएगी। अब ये जो दरम्यान में आया ना कि नेगेटिव साइन आया है, हमने एक्चुअली ऐड करना होता है। नेगेटिव साइन का जो लिंक है वो इसके साथ है कि हमें बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ कर रहे थे या हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ कर रहे थे। अगर सेंटर पिक्सल विद नेगेटिव साइन है, इससे क्या होगा कि आपके पास वेट जो, क्योंकि नेगेटिव का ज़्यादा है तो आपके मोस्टली आंसर जो आ रहे होंगे विद नेगेटिव साइन आ रहे होंगे। तो उस नेगेटिव साइन को कवर करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ओरिजिनल में से। हम तो उसको ऐड करवाना चाहते हैं ना अंदर, तो वो तो अगर हम वैसे ऐड कर देंगे तो वो तो नेगेटिव साइंस थे तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना। तो ये डिपेंड करता है इससे कि हम कौन सा फ़िल्टर यूज़ करें। अगर मिडल वैल्यू नेगेटिव वाला यूज़ करें तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको ओरिजिनल इमेज से, और अगर मिडल वैल्यू पॉजिटिव वाला यूज़ करें तो हम इसको ऐड करेंगे ओरिजिनल वैल्यू में। कौन सा डिफरेंस? बैकवर्ड, हाँ बैकवर्ड पॉजिटिव वाले में। तो हमारे पास आउटकम जो आई वो शार्प आई। लेकिन यहाँ पे अभी जो काम हमने किया वो 2 स्टेप्स में किया है। पहले हमने डेरिवेटिव फ़िल्टर अप्लाई किया जिससे चेंज वाली आउटकम आई, उसको ओरिजिनल में ऐड किया, तब हमारे पास फाइनल आउटकम आई। यही सेम काम जो है, जो ये हम शार्प वर्जन क्रिएट कर रहे हैं, ये एक स्टेप में भी हम कर सकते हैं कि गिवन एनी इनपुट उस पर ऐसा फ़िल्टर लगाओ कि आउटपुट जो है आपको शार्प आउटपुट आए। उसमें क्या है कि ये जो हमने लास्ट स्टेप किया, जिसमें यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक्स डायरेक्शन की चेंज, वाई डायरेक्शन की चेंज, डायगोनल सब की चेंजेस ये ऐड कर दी। और इवेंचुअली हम क्या कर रहे थे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ था तो इसको ओरिजिनल में से हमने माइनस किया था, ओरिजिनल इमेज में से माइनस किया था इसको। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे और ये उस नेगेटिव को पॉजिटिव करके उसमें ऐड हो जाएगा, तो वो 9 आ जाएगा वहाँ पे। तो नया मास्क हमारा जो बनेगा सारे नेगेटिव और यहाँ पे 9। तो ये अब जो है ये हमें शार्प आउटकम देगा। ये डेरिवेटिव भी ले लिया इसने और इसने वो एडिशन वाला काम भी साथ ही कर लिया। ठीक, तो हम ओरिजिनल में से जब इसको जो सब्ट्रैक्ट करना चाहते तो हम इक्वेशंस में जाते हैं अगर, और उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक नया मास्क बनता है जो डायरेक्ट ही शार्पनिंग मास्क है। ये शार्पनिंग मास्क है, इसको हम डेरिवेटिव मास्क नहीं कहेंगे क्योंकि अब ये शार्प आउटपुट क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आउटकम जो है वो स्केची नहीं आएगी, वो हमारे पास डायरेक्ट शार्प आउटपुट आएगी। और ये शार्प आउटपुट क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये डेरिवेटिव ले रहे हैं और साथ ही क्योंकि आपने उसमें एफ ऑफ एक्स वाई ऐड किया हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा 1 बचता है ना इसमें, वो उसमें ऐड हो रहा है साथ ही। तो वो ओरिजिनल पिक्सल को ऐड कर रहे हैं साथ। ये था कि हम ये जो लैप्लाशियन वगैरह है या सेकंड डेरिवेटिव उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जैसे अभी हमने बात की थी कि हम स्मूथिंग करते हैं, स्मूथिंग करके हम बैकग्राउंड निकाल लेते हैं और बैकग्राउंड को जब हम ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके इसमें भी आउटकम जो आएगी वो स्केची आउटपुट आएगी। स्केची आनी चाहिए ना, क्योंकि कांस्टेंट जो बैकग्राउंड है वो कांस्टेंट हो गया सारा, वो माइनस माइनस करोगे तो खत्म। तो एक और इसके साथ जो आता है लिंक, वो एक कॉन्सेप्ट जो आता है वो शार्प मास्किंग का आता है कि अगर हमने एवरेजिंग की हुई है, एवरेजिंग ने क्या किया था, जो चेंज थी उस चेंज को उसने कम कर दिया था। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ इसको मैं अगर एग्जांपल कर, और अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल में से तो क्या होना चाहिए, एवरेज कांस्टेंट का एवरेज क्या आता है जो सेम है। यही अगर बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड की एवरेज तो बैकग्राउंड इटसेल्फ खुद ही आएगा। और जब हमने एवरेजिंग की थी उसने क्या किया था, जहाँ पे आप किसी ऑब्जेक्ट में एंटर हो रहे थे उस लोकेशन को उसने इफेक्ट किया था, बिल्कुल कम या ज़्यादा कर दिया था। जो यानी कि अगर वो वैल्यू लो थी तो हाई होगी, अगर हाई थी तो लो होगी, तो यानी वो चेंज कम होगी वो थी। तो अब इसको जो ब्लर्ड हुआ है और जो ओरिजिनल था, इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास आउटकम क्या आनी चाहिए, जो इन दोनों में डिफरेंस था, यानी जो डिफरेंस क्या था, जो एवरेजिंग ने स्मूथ की थी, जहाँ पे एजिस थे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहा, वो तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा।
तो हमारे पास अगर जिस तरह ये सिग्नल शो किया हुआ है, जो कांस्टेंट है ये चेंज हो रहा है और फिर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मल्टीपल पॉइंट्स हम लेते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब मैं एवरेजिंग इसकी लेता हूँ, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो एवरेजिंग यही रहेगी यहाँ तक। जब इस पॉइंट पे लिया तभी आया, इस पॉइंट पे लिया तभी इन तीन का आया। अब जब मैं इस पॉइंट पे एवरेज करने लगा हूँ इसको, तो क्या हो रहा है, ये दो पॉइंट्स जो हैं इनकी वैल्यू लो है और ये एक हाई है। तो इस पॉइंट पे जो एवरेज होकर रिजल्ट आएगा वो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आएगा। अब इस पॉइंट पे जब मैं ले रहा हूँ तो ये 3 है तो उसकी वजह से एक वैल्यू आ जाएगी, तो ये ऑलमोस्ट इसी तरह ही चलेगा। अब जब इस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 हाई है और एक लो है, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा। तो आउटकम जो आएगी हमारे पास वो यहाँ पे स्मूथ होगी, ये एक्चुअली जहाँ पे चेंज थी। तो एवरेजिंग करने के बाद कांस्टेंट एरियाज पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पे चेंज स्टार्ट हुई थी या ख़त्म हो रही है वहाँ पे चेंज आती है। तो इन दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ये और ये सेम है 0, ये वाली वैल्यू भी सेम है 0, ये और ये सेम है 0। इस पॉइंट के चेंज आया था कि ये ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह कोई चेंज आएगी। और ये पॉइंट कम हो गया था उससे, तो ये थोड़ा सा इस तरह आएगा। तो आपके पास ऑन सेट एंड ऑफ सेट ऑफ चेंज मिल गया। अब इसको अगर आप, ये वो है जो चेंज वाला है, ये एक्चुअली वो आएगा जो स्केची आया था अभी, जो डेरिवेटिव से आया, क्योंकि सारा ब्लैक है और सिर्फ चेंज जहाँ पे है वहाँ पे नॉन ज़ीरो है। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे इसमें, तो बिल्कुल जो आउटकम है, जो आउटपुट है वो ज़्यादा आ जाएगी हमारे पास। ये हमने अपोजिट बना दी है, ये लो थी, ये हाई थी, ये नीचे आनी थी और ये ऊपर जाएगी। तो हमारे पास जो फाइनल आउटकम आएगी वो इस तरह की आएगी कि जहाँ पे चेंज स्टार्ट हो रही थी वो और ज़्यादा एम्फेसाइज हो गई है, यहाँ पे भी, यहाँ चेंज ख़त्म हो रही थी, यहाँ पे भी ये ज़्यादा हो गई। तो अनशार्प मास्क, अनशार्प हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम पहले स्मूथिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम शार्पनिंग करना चाहते हैं, तो इसलिए अनशार्प मास्किंग आ रहा है उसका। तो अनशार्प से भी हम इमेज को फर्दर शार्प कर सकते हैं। जब हमने डिफरेंस पहले ये लिया, उसको ब्लर किया, ब्लर करके डिफरेंस लिया तो स्केची इमेज आ गया हमारे पास, इसको ओरिजिनल में ऐड किया तो फाइनल हमारे पास जो आएगा वो शार्प वर्जन आएगा। सी ये सारा प्रोसेसिंग चल रही थी, हम उसको विजुअली देख रहे थे, ठीक है, कि वो शार्प हो गया, स्केच आ गया सारा। तो जो बात पहले मैंने की कि हम एनालिसिस कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव इन x, फर्स्ट डेरिवेटिव इन y, तो gx इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव इन x, gy इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव इन y, तो हम उससे उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड आ गई एंड डायरेक्शन आ गई, तो इमेज में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 3x3 का इमेज है, इसके ऊपर जब आप x डायरेक्शन में डेरिवेटिव लोगे तो वो एक, क्योंकि आपने एक मास्क ऐसा लगाया, सेपरेट एक मास्क लगाया जिसने सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज ली, तो जो आउटपुट आएगी वो भी एक 3x3 का इमेज होगा, जिसके अंदर जो चेंज आई हुई है वो जस्ट x डायरेक्शन वाली चेंज को हाईलाइट किया हुआ है। जब मैं इस पर GY अप्लाई करूँगा तो वो भी एक 3x3 का इमेज आएगा जो y डायरेक्शन में चेंज शो कर रहा है, ठीक है। GY GX आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये GX एंड GY दोनों को यूज़ करता हूँ और वो एक्सप्रेशन यूज़ करता हूँ GX मोड प्लस GY मोड का सम। तो इससे जो मेरे पास आउटपुट आती है 3x3 के मैट्रिक्स दो ऐड हुए, आउटपुट भी 3x3 का मैट्रिक्स आएगा, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली क्या पड़ा हुआ है, हर पिक्सल की मैग्नीट्यूड। और सिमिलरली हम इन दोनों को, दोनों इमेजेस को कंबाइन करते हैं विद टेंजेंट
इनवर्स जी वाई बाई जी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ये जो है इसके अंदर फेज पड़ा हुआ है या डायरेक्शन है। तो ये पिक्सल बाय पिक्सल होता है। यहाँ पे हर पिक्सल पे एक्स डायरेक्शन की चेंज पड़ी हुई है, यहाँ पे हर पिक्सल पे वाई डायरेक्शन की चेंज पड़ी हुई है, यहाँ पे हर पिक्सल पे चेंज की मैग्नीट्यूड पड़ी हुई है और इधर हर पिक्सल पे चेंज की डायरेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, अब अगर हम ये, क्योंकि ये इमेज के साइज से ही आ रहा है ना सारा, पिक्सल्स तो आपस में रिलेट हो रही हैं। जैसे अगेन वो जो असाइनमेंट है कि अच्छा यहाँ पे ये पता चल गया ये है, वो किन पिक्सल्स पे पड़ा हुआ है, वो पिक्सल्स लोकेट करनी पड़ रही हैं आपको। तो ये तो क्योंकि सेम साइज़ के आ रहे हैं तो आपके पास एक ही जैसे वो पिक्सल आपस में कोरस्पॉन्ड कर रही हैं। अब हमने लास्ट टाइम एक कर्व पढ़ी थी, थ्रेशोल्डिंग कर्व, जिसमें हमने कहा था कि हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं, उससे नीचे वालों को हम इग्नोर करते हैं और उससे ऊपर वालों को हम पास करते हैं लेट्स। तो हम मैग्नीट्यूड के ऊपर वो थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं उस तरह कि मैग्नीट्यूड को यूज़ करूँ मैं एनालिसिस के लिए इस सेंस में कि जहाँ पे जिन पिक्सल्स की चेंज की मैग्नीट्यूड एक स्पेसिफाइड मैग्नीट्यूड से हायर है वो मुझे बता दो, ताकि मैं ओरिजिनल इमेज में से वो पॉइंट्स निकालूँ जहाँ पे एक क्लियर चेंज आ रही है। ठीक है, और सेकंड इसके ऊपर मैं थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ इस सेंस में कि मैं लेट्स सपोज 90 डिग्री से 120 डिग्री के दरमियान जो चेंजेस आ रही हैं वो रखना, वो वाली पिक्सल मुझे हाईलाइट कर दो, बाकी रहने दो, या एक स्पेसिफिक जो चेंज आप जिस डायरेक्शन में चाहते हो। तो फॉर एनालिसिस हिस्टोग्राम से हम वो उसके वो ये मोमेंट्स वगैरह निकाले थे और ग्रेडियंट से हम इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। हम आगे वो करेंगे हिस्टोग्राम ऑफ ओरिएंटेड ग्रेडियंट एज अ फीचर्स, हम वो यूज़ करेंगे सारा। तो वो भी बेसिक ग्रेडियंट की बेस पे हिस्टोग्राम बना के उसके आगे फीचर्स निकालता है सारे। तो जो कुछ फेमस है, एक सबसे ज़्यादा फेमस एक तरह है जो फर्स्ट डेरिवेटिव फिल्टर यूज़ करता है और एज अ ग्रेडियंट हम यूज़ करते हैं, वो सोबल ऑपरेटर है। हमने कुछ मास्क खुद बनाए हैं ना अभी, और कुछ प्री डिफाइंड ऐसे हैं जो लोगों ने बनाए हुए हैं और फिर एक्चुअली अप्लाई हो रहे हैं ज़्यादा। तो सोबल ऑपरेटर जो है उसके ये दो मास्क हैं, जी एक्स का और जी वाई का। ठीक है, और ये वैल्यू प्री डिफाइंड है एक तरह कि उसने कैलकुलेट करके डाली हुई है उसमें, जिसे हमने लैप्लासियन बनाया था अभी। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वाला फॉर सोबल, अगर आप कह रहे हो मैं सोबल यूज़ कर रहा हूँ तो ये रहेगा, जिससे हम स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं पे लिख रहे हो और आप कहते हो कि मैंने एज डिटेक्ट किए हैं यूजिंग सोबल ऑपरेटर, तो आपको लाजमी यही वाला मास्क अप्लाई करना है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि फर्स्ट वाला ये कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल एजेस निकाल रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि वो वर्टिकल एजेस निकालेगा। फर्स्ट वाले में चेंज किस डायरेक्शन में आ रही है, एक्स में आ रही है, वाई में, यानी इस तरह चेंज आ रही है या ऐसे चेंज आ रही है, हॉरिजॉन्टल चेंज आ रही है, वर्टिकल चेंज आ रही है। जब चेंज हमने डिटेक्ट करनी होती है ना, तो उसका सिंपल क्राइटेरिया ये है कि हम ये देखें कि उसका सम जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। किस डायरेक्शन में, फर्स्ट वाले का किस डायरेक्शन में सम जीरो हो रहा है, इसका किस डायरेक्शन में चेंज, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, इस तरह नहीं जीरो हो रहा है। तो ये चेंज दे रहा है वर्टिकल, वो कह रहा है कि मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एजेस। ये इसकी क्या सेंस बनती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इमेज है जिसमें सिर्फ दो शेड्स हैं, एक शेड सारा यहाँ पे है और दूसरा शेड इधर है, और एक और इमेज है जिसमें सारे शेड ये, एक शेड ये पड़ा हुआ है सारा का सारा और दूसरा शेड ये है। इसमें कौन सा एज है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। इसमें एज कौन सा है, हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसमें इस डायरेक्शन में चेंज कंप्यूट करता हूँ, हॉरिजॉन्टल एज पड़ा हुआ है ना, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज कंप्यूट करता हूँ, ये सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक जैसे हैं, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा, ज़ीरो आएगा, ये सारा एक ही है। इवन कि जब मैं एज पे भी मूव करूँगा तो वो भी सेम इंटेंसिटी है, ज़ीरो आया, उससे नेक्स्ट पिक्स चेंज हो गया, आप दूसरी आ गए हो दूसरे में, लेकिन क्योंकि आप इस डायरेक्शन में कंप्यूट कर रहे तो अभी भी वो ज़ीरो रहेगा। तो आउटपुट इमेज जो आएगा वो सारे का ब्लैक आएगा, क्योंकि उसको चेंज डिटेक्ट ही नहीं हुई। वेयर अगर आप इस डायरेक्शन में चेंज कंप्यूट करोगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये सारा ज़ीरो आएगा क्योंकि ये सारा आप एक ही इंटेंसिटी में अभी हो। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे पहुँचोगे और आप इस डायरेक्शन में चेंज कंप्यूट कर रहे हो,
तो यहाँ पे वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, नॉन ज़ीरो आएगी, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू और है ये दोनों एक जैसी हैं और एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो डिफरेंट है, तो नॉन ज़ीरो आएगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल एज मैंने निकालने हैं तो मुझे चेंज जो है वर्टिकली कंप्यूट करनी पड़नी है, क्योंकि अलॉन्ग एज चेंज जो है वो नहीं होती, अक्रॉस एज चेंज आती है। आप एज के अलॉन्ग मूव करोगे कोई चेंज नहीं आएगी। तो अगर मैं रेट ऑफ चेंज कंप्यूट कर रहा हूँ और मैं एजेस निकालना चाहता हूँ तो एजेस ऑलवेज जो हैं वो उससे परपेंडिकुलर होंगे रेट ऑफ चेंज से। जिस डायरेक्शन में आप रेट ऑफ चेंज कंप्यूट कर रहे हो एज हमेशा उससे परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहाँ पे मैं वर्टिकली अगर रेट ऑफ चेंज कंप्यूट कर रहा हूँ तो एज हॉरिजॉन्टल होगा, अगर हॉरिजॉन्टली रेट ऑफ चेंज कंप्यूट करूँगा तो एज वर्टिकल होगा। ठीक है, तो सोबल जो है, सोबल हमें एजेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। एक और है, आगे हम देखेंगे इसको जब हम एजेस पे थोड़ा सा और इन डिटेल देखेंगे, उसमें कैनी एज डिटेक्टर भी आएगा। तो सोबल और कैनी जो है वो ज़्यादा फेमस है फॉर एज डिटेक्शन। अच्छा, फिर इसका लास्ट एक चीज़ है कि फिल्टर्स के साथ हमने अभी तक जो फिल्टर्स देखे उन सब में हम एक मास्क हम बना रहे हैं और उस मास्क के अंदर कोई वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फिर कुछ स्पेसिफिक फ़िल्टर्स हैं जिनका एक प्री डिफाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो यूज़ करेंगे, जैसा मीन हो गया, मैक्स हो गया। स्टैट्स के अंदर हम जो करते हैं कि गिवन एनी डाटा हमने मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो पूरे डाटा की मिनिमम होगी, मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पूरे डाटा की मैक्स वैल्यू होगी, मीडियम वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम उसको सॉर्ट करेंगे, उसकी मिडल वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो ये ऑर्डर और स्टैटिस्टिकल फिल्टर्स हैं, जब मैंने फ़िल्टर लिखे थे तो वहाँ मैंने लिखा था उसको फ़िल्टर कहते हैं, मास्क कहते हैं, कर्नल कहते हैं, टेम्पलेट कहते हैं, विंडो कहते हैं। इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ के लिए ना जो आपका मास्क है वो काइंड ऑफ विंडो होगा, यानी एक्चुअली उसमें कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ एक विंडो डिफाइन कर रहे हो और उसके अंदर एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। कि अगर मेरे पास एक इमेज है, कुछ वैल्यूज़ हैं बाकी जगहों पे भी, सिर्फ आपको फॉर दिस फिल्टर आपको जस्ट ये बताना है कि विंडो का साइज़ क्या होगा, मास्क का साइज़ क्या होगा। आप 3x3 लगा रहे हो, आप 5x5 लगा रहे हो, आप 7x7 लगा रहे हो, जो भी लेट्स सपोज मैं 3x3 का ऑर्डर फिल्टर कोई भी इनमें से लगाता हूँ। 3x3 का हम करें, होना सब पे ही है, वो स्कैन सब पे होगा, मैं एक पिक्सल की रेश होगा, मैं इस पिक्सल पे 3x3 का ऑर्डर फिल्टर लगाता हूँ। और अगर मैं मैक्स फिल्टर लगा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, जिस पिक्सल पे आप लगा रहे हो उसके सारे नेबरहुड जितने आप 3x3 में आ रहे हैं उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी आउटपुट इमेज पे, उस पिक्सल पे, जिस पिक्सल के लिए हम कर रहे हैं, हम इस पिक्सल के लिए कर रहे हैं, तो इन सब की जो मैक्स 9 है तो उस पिक्सल पे मैक्सिमम वैल्यू सेव कर देगा अगर हम मैक्स लगा रहे हैं। अगर वो हम इफेक्ट देखते हैं अभी ना किस तरह। और अगर इसी के ऊपर ही मैं फॉर सेम पिक्सल मैं करना चाह रहा हूँ मीन फिल्टर अप्लाई, तो मीन के केस में इसकी वैल्यू आएगी 0, मीन 0 देगा इसको, इसने 9 दिया। और अगर मैं इसी के लिए इसके ऊपर मीडियन लगाना चाह रहा हूँ तो नहीं, मीडियन सॉर्ट करेगा इसको, ये सारी वैल्यूज़ को, इनको अगर सॉर्ट करेंगे बन रहा है 0 1 1 3 3 4 5 7 एंड 9 और मिडल वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, तो मीडियन फिल्टर 3 रिटर्न करेगा इस जगह पे। तो अगर मास्क नहीं है सच, जस्ट एक विंडो है और उस विंडो के ऊपर आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन, अगर ऑर्डर फिल्टर्स हैं, एक अलग से एक और होता है जो रेंज फिल्टर है। रेंज क्या होता है, मैक्स माइनस मीन, क्या मैक्स फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो, निकाल लो। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, ये नॉर्मली नॉइज़ रिमूवल के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि नॉइज़ होती है ना वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी जो हम लोग कह रहे थे कि ब्राइट होता है या डार्क है वो भी हम देखते हैं उसको। मीडियन कैसे हो रहा है कि अगर मैं इस पिक्सल के ऊपर 3x3 का मीडियन फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो मीडियन उसको सॉर्ट करेगा, उसकी जो मिडल वैल्यू आ रही है इससे नेक्स्ट वाला 1 होगा,
इस सर्कल गलत है, इससे नेक्स्ट वाला 1 आएगा, वो वैल्यू आउटपुट पे रिप्लेस कर देगा। इस तरह ये सारे के लिए स्कैन होगा, तो आउटपुट इमेज में हर पिक्सल पे उसके नेबरहुड का मीडियन आ जाएगा। अब अगर इसके लिए मैंने करना है, इसको मैं सॉर्ट करूँगा, ठीक है, और 20 आ रहे हैं तो इसकी मिडल वैल्यू 20 आएगी। 20 पहले 5 और 20 आएंगे ना, तो पहले सॉरी 15 और 15 के बाद 10 15 फिर 20 20 20 20 फिर 25 और 100, तो मिडल यार। तो जब नॉइज़ आती है वो हम अभी देखेंगे आगे भी, तो उसके लिए ये हेल्प करता है। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि क्या है, क्योंकि हमने इसके ऊपर अलग से टाइम लगाना है। तो नॉइज़, जिस तरह इसमें नॉइज़ थी, ये एवरेजिंग फ़िल्टर है जो हमने स्मूथिंग की थी। स्मूथिंग फ़िल्टर क्या करता है, नॉइज़ को ख़त्म नहीं करता है, एक्चुअली उसको सप्रेस कर देता है, क्योंकि हमने ये किया था कि वो चेंज को कम करता है, ख़त्म नहीं करेगा। मीडियन फ़िल्टर अगर हम लगाते हैं ना, वो उसको एक्चुअली ख़त्म करता है, रिमूव करता है। वो हम देखेंगे कि कैसे है क्या है। वो लास्ट वाला मीडियन फ़िल्टर की आउटपुट है। अच्छा, अब वो जो था कि ब्राइट हो जाता है या डार्क हो जाता है। आप मैक्स फ़िल्टर लगा रहे हो, ये नहीं होगा कि इमेज सारे का सारा ब्राइट हो जाएगा। उनका आपस का जो रिलेशन है वो भी मेंटेन रहता है। किसने फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, फ़र्क हमेशा वहाँ, आप देखो आप नेबरहुड को ले रहे हो, जब आप ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जिस तरह ये वाइट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है आपको, ये सर्कल जो है ये बहुत सारी पिक्सल्स पे कंसिस्ट कर रहा होगा। जब आपका मास इसके इनसाइड है तो सारी वैल्यू एक ही जैसी है, मैक्स वैल्यू भी वही आएगी, तो कोई ख़ास चेंज नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जैसे आप इसकी बाउंड्री पे आए, इस सर्कल की, बल्कि बाउंड्री नहीं, बाउंड्री से नेक्स्ट पिक्सल पे आए, जो आप इस सर्कल से आउटसाइड आ गए हो, वो क्या है, वो ग्रे बैकग्राउंड है जिसकी वैल्यू इससे कम है। लेकिन जब आपने विंडो लगाई, उस विंडो में एक पिक्सल इस ऑब्जेक्ट की भी आ रही है, और आपने मैक्स जब पिक किया तो उससे क्या हुआ, ये एक्सपेंड हो गया। वो जो बैकग्राउंड जो कि ग्रेइश सा था, जिसकी वैल्यू लो थी, आफ्टर पिकिंग मैक्सिमम वैल्यू, वो वैल्यू मैक्स पे जाएगी। तो क्या होगा कि अगर आप वो लास्ट वाले को देखो इमेज को, वहाँ पे मैक्स फ़िल्टर अप्लाई हुआ है, तो जितने भी ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक्सपेंड हुए हैं। जैसे ये जो स्मॉल वाइट डॉट्स हैं, ये वाइट डॉट्स एरिया यहाँ पे एक्सपेंड हुआ है, और जितने भी डार्क ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो सप्रेस हुए हुए हैं। यहाँ पे ये देखो डार्क ये लाइंस थी, यहाँ पे नहीं है वो आ रही, क्योंकि डार्क के लिए क्या होगा, जब आप डार्क की बाउंड्री पे आओगे, अब डार्क की बाउंड्री पे खड़े हो, आउटसाइड नहीं हो, उसकी बाउंड्री पे खड़े हो, और बाउंड्री पे जब विंडो लोगे तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट कुछ पिक्सल्स बैकग्राउंड की आएंगी, क्योंकि आप बाउंड्री पे खड़े थे, और बैकग्राउंड जो है वो हाई है, डार्क ये रिलेटिव स्नैरियो होता है ना। अब देखो बैकग्राउंड तो है ग्रे ही है, लेकिन डार्क ऑब्जेक्ट के लिए बैकग्राउंड ब्राइट है, और ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड जो है वो डार्क है। तो जब आप बाउंड्री पे खड़े हो और बाहर से एक पिक्सल ब्राइट वाली आ रही है, तो उस बाउंड्री को वो ब्राइट कर देगा, तो वो श्रिंक हो जाएगा। तो मैक्स फिल्टर क्या करेगा, डार्कर रिलेटिवली डार्कर ऑब्जेक्ट्स को श्रिंक करेगा, और जो रिलेटिवली ब्राइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सपेंड करेगा। और मिन फिल्टर अपोजिट काम करेगा, मेन ब्लैक को एक्सपेंड करेगा और उसको कंप्रेस। तो अगर अब वो जिस हमने शुरू में वो स्टार्स वाला काम किया था, वहाँ पे हमने एवरेजिंग करके ब्लर करके स्मूथ किए थे ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं ब्राइट ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं मिन फिल्टर लगा दूँ ना, तो मिन फिल्टर जितना मैं बड़ा बड़ा लगाता जाऊँगा बड़े साइज़ का, तो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स श्रिंक होते जाएंगे, तो इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह अगर आप इसमें भी देखो, ये वाइट डॉट्स जो थे वो नहीं है यहाँ पे, इस सर्कल के क्रॉस वो वाइट डॉट्स नहीं है, वो बैकग्राउंड के अंदर ब्लेंड हो गए। अब जितना बड़ा फिल्टर लगाओगे, क्योंकि ये प्योरली डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है और आपके मास्क का साइज़ क्या है। जैसे ही मास्क का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से इंक्रीज़ कर जाएगा, तो वो जो है वो ब्लेंड हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ पूरा। अदरवाइज़ वो जैसे हमने जो ये कैलकुलेशन की थी कि n/2 राउंड डाउन 1 आता था, तो जब आप 3/3 का फिल्टर लगाते हो ना, एक्सपेंशन भी 1 टाइम होगी हर डायरेक्शन में, और कंप्रेशन भी 1 टाइम होगी। 5/5 लगाओगे, एक्सपेंशन भी 2 टाइम्स होगी, कंप्रेशन भी 2 टाइम्स होगी। तो इस तरह वो होता है, तो वो इफेक्ट आता है इसके ऊपर। तो अगेन एनालिसिस में हम इसको भी कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स रखने हैं तो हम मैक्स फिल्टर लगा लें एक बड़े साइज़ का, अगर सिर्फ डार्क ऑब्जेक्ट्स रखने हैं तो हम मिन फिल्टर लगा लें। और अगर उनका हम डिफरेंस लेंगे तो क्योंकि मैक्स लगा के डार्क ख़त्म हो गए थे, डिफरेंस से डार्क सिर्फ आ जाएंगे आपके पास, मिन लगा के ब्राइट ख़त्म हो गए थे और डिफरेंस से सिर्फ ब्राइट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो फिर इनके कम्बिनेशन से ये एक छोटा सा एक टास्क है एंड पे, वो आपके वैसे ही होम टास्क है, खुद ही मैं करना है। जो 3rd चैप्टर है उसके एंड पे ये कह कि उन्हें अगेन वो इमेज प्रोसेसिंग place.com पे आप जाओगे तो उस पर ये इमेजेस सारे पड़े हुए हैं।
तो उसके वजह से बहुत सारे वो जो हमने जितने भी वो ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन पढ़े, हिस्टोग्रामिकलाइजेशन की, शार्पनिंग, स्मूथिंग वगैरह, वो सारे कर करा के एंड पे जो है जो ये बोन्स के साथ मसल्स का एरिया भी आ रहा है वो सारे हाईलाइट किए हुए हैं। तो उसमें उसने सारे स्टेप्स बताए हुए हैं, तो खुद आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 3rd चैप्टर है वो ख़त्म हो रहा है, इसमें भी रीडिंग असाइनमेंट है एक और, तो पढ़नी है जाके। ठीक है।